आज हम लोग बात करने वाले बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 10। चैप्टर 9 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिया हम लोग। चैप्टर 9 तक हम लोगों ने, आप लोगों को पता है कि ये हम लोग स्पेशल बैच के तहत पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले क्या करते हैं, चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं और उसके बाद उसका मॉडल सेट देते हैं। तो चैप्टर 8 तक पूरा बढ़िया से कंप्लीट हो गया था, उसका मॉडल सेट सब कुछ दे दिए थे। फिर चैप्टर 9 भी, अगर चैप्टर 9 तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहां देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 9 तक पूरा हमने कंप्लीट करवा दिया है, लेकिन चैप्टर 9 का भी मॉडल सेट नहीं दिया। चैप्टर 9 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना कुछ भी क्वेश्चन है, और चैप्टर 9 को पूरा विस्तार से पढ़ाया है। और उसका मॉडल सेट, चैप्टर 9 का हमने मॉडल सेट जल्द ही हम टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे। अगर टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम ग्रुप का, वहां ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको चैप्टर 8 तक आपको पहले से ही मॉडल सेट मिल जाएगा। उसके बाद चैप्टर 9 का मॉडल सेट हम आज या कल में हम जल्द ही चैप्टर 9 का मॉडल सेट क्या करेंगे, भेज देंगे। चैप्टर 9 पूरा कंप्लीट हो गया तो अब हम लोग चैप्टर 10 देखेंगे और जल्द से जल्द पढ़ना है, क्योंकि पेपर 2 का भी हम लोगों को पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। पेपर 1 ही पढ़ने से नहीं ना होगा, पेपर 2 भी इसमें है। आपको पता है हिस्ट्री ऑनर्स में पार्ट 1 में 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों बराबर नंबर का होता है। दोनों जो होता है वो बराबर नंबर का होता है, इसीलिए इन दोनों पर बराबर ध्यान देने की जरूरत होती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अध्याय 10 है। 10 क्या है? शुंग, कर्ण एवं सतवाहन। शुंग, कर्ण एवं सतवाहन, या इस चैप्टर को हम मौर्योत्तर काल भी कह सकते हैं। मौर्योत्तर काल यानी मौर्य उत्तर, यानी मौर्य काल के बाद वाले समय को मौर्योत्तर काल कहते हैं। या इसको शुंग, कर्ण एवं सतवाहन वंश, ये तीनों वंश का नाम आप कहेंगे कि हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़े थे, तो एक ही वंश के बारे में एक पूरा चैप्टर में पढ़े थे, लेकिन ये 3 गो वंश है, शुंग है, कर्ण है, सतवाहन, ये तीनों के एक ही में क्या पढ़ रहे हैं, ये छोटा छोटा वंश है, इसीलिए एक ही पढ़ रहे हैं। चैप्टर तीनों एक ही बना कर दिया गया, इसीलिए बनाया गया, ये सिलेबस में ही आपका है, तीनों एक ही में चैप्टर है, इसीलिए सिलेबस के अनुसार हम लोग क्या कर रहे हैं, तीनों को एक ही में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे, मौर्य काल खत्म हो गया था। मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? देखिए ये बृहद्रथ है, ये बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए बताया। कौन है ये? बृहद्रथ है। और ये पुष्यमित्र शुंग इसका सेनापति था। क्या था? इसका सेनापति था। अब इसने क्या किया? पुष्यमित्र शुंग ने, ये था ब्राह्मण, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण था। ये पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, देखा कि बृहद्रथ उतना योग्य शासक है नहीं है, ये राजा के राजगद्दी पर बैठा हुआ है, इनका फाइल निपटाया जाए। तो इनका फाइल निपटाने के लिए इसने क्या किया, पुष्यमित्र शुंग ने इनको बुलाया कहां पर? बृहद्रथ को। कहा कि चलिए महाराज, आपको सेना का निरीक्षण करवा रहे हैं। बीच में लेकर गया, बीच में चारों तरफ से सैनिक थे और बीच में लेकर गया। पहले से प्लानिंग था कि इनको मारना है। किनको मारना है? बृहद्रथ को मारना है। पहले से प्लानिंग था, बृहद्रथ को बीच एकदम सेना में लेकर गया। इनको कहा कि चलो बीच सेना में, और बीच सेना में ले जाकर, और वहीं पर क्या किया, पुष्यमित्र शुंग ने इनको मार दिया। और उसके बाद राजा कौन बन गया? पुष्यमित्र शुंग बन गया। अब पुष्यमित्र शुंग बनने के बाद तो शुंग वंश की स्थापना की। कौन सा वंश? शुंग वंश। यानी शुंग वंश का प्रथम जो राजा था वो कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ये जाति का क्या था? ब्राह्मण था, ब्राह्मण। तो ये सबसे ज्यादा सपोर्ट किसकी करेगा? ब्राह्मण। ये तो ब्राह्मण का सपोर्ट करता ही था, साथ साथ में दूसरे धर्म का विरोधी भी था ये। अब देखिए आगे देखेंगे कैसे दूसरे धर्म का विरोधी था। इसके समय राजधानी, आपको पता है कि मौर्य वंश के समय राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। बहुत सारे बच्चों से हमने पूछा था कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध की राजधानी कहाँ थी, बहुत सारे बच्चों ने कहा राजगिरी। अरे राजगिरी राजधानी नहीं थी। राजगिरी राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश के समय थी, पाटलिपुत्र चलाया था। उसी वंश के समय, हर एक वंश के समय इधर उधर राजधानी हो रहा था। वो हर एक वंश के समय ये पाटलिपुत्र चलाया था राजधानी, आप लोग समझते नहीं है। और आप लोग बोल रहे हैं बार बार कि, बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिखकर कह रहे हैं कि मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो राजधानी थी पाटलिपुत्र। अरे पाटलिपुत्र कहाँ था? पाटलिपुत्र बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं राजगिरी। राजगिरी कहाँ? तो पाटलिपुत्र चलाया था, आप लोग समझते नहीं है। ऐसे ही सब गलती उल्टा पुल्टा जवाब दे देंगे, पता चला हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ना है, उल्टा पुल्टा जवाब दे रहे हैं। नहीं, आज जो क्वेश्चन होता है वो पूछ लीजिए कमेंट में, और हाँ कमेंट में जो क्वेश्चन वो आप पूछ लीजिए, हम वहां पर जवाब जरूर दे देंगे कमेंट में। तो ये बात कर रहे हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। तो ये ब्राह्मण धर्म से था और इसके समय में राजधानी पाटलिपुत्र ही थी, पाटलिपुत्र ही रखा। लेकिन
फर्स्ट राजधानी पाटलिपुत्र रखा, लेकिन सेकंड को विदिशा लेकर चला गया। विदिशा यानी दूसरी राजधानी विदिशा मध्य प्रदेश में है। और आपको पता है पाटलिपुत्र कहाँ है जी? बिहार। पटना वाला राजधानी को पाटलिपुत्र कहते हैं। हम समझिए यहाँ पर ये जो भारत का मैप हुआ, ये जो भारत का मैप हम बना रहे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं छोटा में ही देख लीजिए। देखिए इधर तो ये जो था यहाँ पर पाटलिपुत्र था और ये वाला विदिशा मध्य प्रदेश। तो प्रथम राजधानी यहाँ पर पाटलिपुत्र और दूसरा राजधानी कहाँ बनाया? विदिशा। ये जो था वो ब्राह्मण धर्म से था। कौन से धर्म से था? ब्राह्मण। ये बौद्ध धर्म का सख्त विरोधी था। आपको पता है कि इससे पहले वाला वंश कौन था? मौर्य वंश था। ये कौन सा वंश का राजा है? और मौर्य वंश के समय काफी ऊंचाइयों पर पहुंचा। कौन पहुंचा? बौद्ध धर्म। खूब जम कर एकदम प्रचार करवाया। कौन? सम्राट अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का एकदम पूरा एकदम ऐसा था ना, ये पूरा एड़ी चोटी का जोड़ कहा जाता है लगाने के लिए ना, एड़ी चोटी का जोड़ वैसे एकदम लगा दिया था। कौन? सम्राट अशोक। पूरा एकदम अपना जितना भी दम था, जितना भी बल था ना उसके अंदर, सब लगा दिया था प्रचार करवाने में बौद्ध धर्म का। लेकिन उसमें एक बात ये थी कि दूसरे धर्म का अपमान नहीं करता था। ऐसा बात नहीं कि आप दूसरा धर्म मान रहे तो आपका जो धार्मिक स्थल है वो तोड़वा दिया जाए, आपके रहने का घर नष्ट करवा दिया। ये सब कुछ नहीं कि जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवा दिया जाए। ये सब कुछ नहीं करता था सम्राट अशोक। ध्यान रखिएगा, सम्राट अशोक का चरित्र था ऐसा। देखिए शुरू में बहुत खतरनाक था, शुरू में क्रूरता से एकदम भरा हुआ था, लेकिन बाद में अंतिम में जैसे ही बौद्ध धर्म ग्रहण किया और बौद्ध धर्म को उसकी शिक्षा मिलने लगी। आपको पता है बौद्ध धर्म में क्या होता है? अहिंसा यानी जीव हत्या ना करना, सभी के प्रति प्रेम की भावना रखना, सभी को सम्मान देना, ये सब बौद्ध धर्म में सिखाया जाता है। तो बौद्ध धर्म में नहीं, सारे धर्मों में ये सिखाया जाता है। लेकिन धर्म हम पढ़ते कहाँ है? सिर्फ नाम होता है कि हम ये धर्म से, हम ये धर्म से, लेकिन उस धर्म के बारे में जानते कहाँ है? सभी धर्मों में सिखाया जाता है कि हिंसा नहीं करना है और आपको दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखना है, दूसरे के धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये सब कुछ रहता है। लेकिन हम लोग ध्यान से पढ़े तो ना, पढ़ते कहाँ हैं? धर्मों के बारे में जानते कहाँ हैं? बस दूर से ही देखते हैं कि ये हमारा धर्म है, ये बस मानते हैं कि हाँ ये हमारा धर्म है, लेकिन धर्म के बारे में जानते थोड़े हैं हम लोगों को बस पता है कि हम ये इस धर्म से हैं। उसको जानिए, उसको समझिए। आप जिस धर्म से, उस धर्म में, सभी धर्मों में ये बात बताया गया है कि आप सभी के प्रति शांति से और सभी से प्रेम से रहें, न कि लड़ाई झगड़ा करें। तो ये जो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इसने क्या किया? किसी पर जबरदस्ती कोई धर्म नहीं थोपा। यानी इससे पहले बौद्ध धर्म का बहुत ऊंचाई पर पहुंचा। कौन? बौद्ध धर्म। अब इसने क्या किया? ये था ब्राह्मण धर्म से, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा था, पुष्यमित्र शुंग था। इसने आते ही बौद्ध स्तूपों को तोड़वाना शुरू किया। बौद्ध धर्म पहुंचने लगा नीचे। क्या होने लगा? बौद्ध धर्म नीचे पहुंचने लगा। बौद्ध धर्म को इसने एकदम नीचे, बौद्ध धर्म को एकदम नीचे पहुंचाने के कार्य पर लगाने लगा। 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया था इसने। 84,000 स्तूपों को तोड़वाया। ये दिव्य दान में लिखा हुआ है। दिव्य दान के अनुसार ये 84,000 स्तूपों को दिव्य दान में लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो था वो 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़वा दिया था। ध्यान रखिएगा, इतने खतरनाक हमें समझ में नहीं आता है। अपना धर्म बढ़ाना है तो दूसरे का नष्ट काहे करेंगे? समझिए एक बात, हमारा घर ऊंचा उठाना है तो दूसरा का घर गिरा देते हैं जी, नहीं ना। समझिए, पड़ोसी का घर इतना ऊंचा उठा हुआ है, मान लीजिए 10 फीट का है पड़ोसी का घर, 1 मंजिला है, हमको ऊंचा उठाना है उससे, तो अपना मान लीजिए पड़ोसी का घर 2 मंजिला है, यहाँ पर 20 फीट है, 2 मंजिला है यानी कि 20 फीट, और हमारा जो घर है 20 फीट नहीं, ऐसा अंदाज ले लेते हैं 2 मंजिला उसका घर है पड़ोसी का, और हमारा घर है 1 मंजिला। ठीक है, तो हमको ऊंचाई पर बढ़ना है तो क्या करेंगे? पड़ोसी वाला घर तोड़ देंगे, ऐसे तोड़ देंगे तो हम ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। पड़ोसी तो आ जाएगा नीचे जमीन पर, तो हम ऊंचाई पर पहुंच गए। नहीं, ऊंचाई पर पहुंचना होता तो पड़ोसी के जो है वो रहने दीजिए, हमको और ऊंचाई बना देना है ना, अपने घर को ऊंचा बनाना पड़ता है ना जी। दूसरे वाला घर को नीचे कर दीजिए, हम अपने आप ऊंचा हो जाएंगे। नहीं, दूसरे को नहीं छेड़छाड़ करना होता, अपने आप ऊंचाई पर पहुंचाना। ठीक वैसे ही इसको देखिए, समझ में बात नहीं आ रहा था। एक औरंगजेब था, आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा पार्ट 2 में। एक औरंगजेब था, उसने भी दूसरे धर्म को नष्ट करना शुरू किया, अपना धर्म बढ़ाने के लिए दूसरे धर्म को नष्ट करना शुरू कर दिया था, पूरा तबाही मचा दिया था।
तो ये आपको अभी पता नहीं ना चलता है। अब राजा मान लीजिए हम हैं अभी, तो अभी हमको पता नहीं चलेगा इतिहास हमें किस दृष्टि से याद रखेगा। देख रहे हैं ना, इनको हम किस दृष्टि से याद रख रहे हैं कि इन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़वाया था। अगर आप भी इनके बारे में पढ़ेंगे 84,000 बौद्ध स्तूप तोड़वाए थे, तो क्या आपके मन में लगेगा? क्या ये सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना से देखते हैं? नहीं। अब औरंगजेब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो कितना खराब दृष्टि से पढ़ते हैं, बताइए। उसने दूसरे के धर्म को तोड़वाया था, दूसरे के धर्म को नष्ट करवा रहा था, बताइए। तो कभी भी आपको इतिहास कैसे याद रखता है, इस बातों को गौर किया जाता है। आप कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाए, आपके लिए देखिए, ये जब बौद्ध स्तूपों को तोड़वा रहा होगा उस समय इसके लिए तो नॉर्मल बात हो गई, इसने ऑर्डर दिया होगा जितने भी बौद्ध स्तूप है तोड़ दो, लेकिन उस समय इसके लिए नॉर्मल बात होगी। लेकिन इस समय नॉर्मल बात है, हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में, तो क्या सोच रहे हैं हम लोग? 84,000 बौद्ध स्तूपों को इसने तोड़वाया था। तो समझ लीजिए इतिहास आपको कैसे याद रखेगा ये डिसाइड आप ही करेंगे। आपके लिए अभी जो काम कर रहे हैं वो छोटा बात हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में लोगों के लिए वो वही बात बड़ा बन जाता है। तो यही इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसने बौद्ध धर्म को नष्ट करवाया, मतलब तोड़वाना, लेकिन दो को माना जाता है, साची भरहुत। साची और भरहुत स्तूप को दोनों को पुनः निर्माण करवाया था। ये पता नहीं 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़वाने के बाद इसको थोड़ा सा ज्ञान आ गया होगा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे के धर्म को नष्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए इसने क्या किया, शायद किया होगा कि साची और भरहुत स्तूप को पुनः निर्माण करवाया। अब उसके बाद समझिए, यहाँ पर इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कौन सा यज्ञ करवाया था? 2 अश्वमेध यज्ञ। अब अश्वमेध यज्ञ समझते हैं ना, पहले बताए हैं अश्वमेध यज्ञ के बारे में। अश्वमेध यज्ञ, कितने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ध्यान रखिएगा। 2 अश्वमेध यज्ञ इसने करवाया था। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, घोड़ा छोड़ा जाता है, और इसके पुरोहित जो थे, ध्यान रखिएगा, इसके पुरोहित नोट में बना लीजिए, यहाँ पर दिखाई देगा, हाँ दिखाई देगा, नोट में लिखिएगा पुरोहित, या यहीं पर लिख देते हैं। ये दोनों अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित यानी पंडित कौन थे? पुरोहित, उनका नाम था पतंजलि। अभी नाम सुनते हैं ना, जिस पतंजलि जो ब्रांड का नाम सुनते हैं वो किस पर आधारित है? यही पतंजलि पर, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही विद्वान थे, ये पतंजलि जो थे वो बहुत ही विद्वान थे, ये व्याकरण में विद्वान थे, साथ ही में ये जड़ी बूटी वाला जो आयुर्वेद होता है, आयुर्वेद में भी पतंजलि जो थे वो बहुत ही विद्वान थे। आज उन्हीं के नाम पर ये सब चल रहा है ना, पतंजलि। किसके नाम पर चल रहा है? किसी और के नाम पर थोड़ा चल रहा है, उन्हीं के नाम पर चल रहा है, पतंजलि। तो जो पतंजलि थे बहुत ही विद्वान थे। और किसके पुरोहित थे? ये पुरोहित थे पुष्यमित्र शुंग के। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया और घोड़ा छोड़ा। आप देखिए घोड़ा ये कैसे छोड़ता था, घोड़ा छोड़ा जाता था। यह अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, अपने क्षेत्र विस्तार के लिए घोड़ा छोड़ा जाता है। और घोड़ा कैसे छोड़ा जाता है, मान लीजिए ये आपका क्षेत्र हो गया, ये इधर पूरा हो गया, और ये आपका मान लीजिए इतना क्षेत्र होता है, यहाँ से घोड़ा छोड़ा जाएगा। अगर इधर जिधर भी घोड़ा जाता है वो क्या होता है, वो आपका क्षेत्र हो जाएगा। आप घोड़ा छोड़े ना, जिधर भी घोड़ा गया वो किसका क्षेत्र हो गया, आपका। अगर जो राजा अगर आपत्ति कर रहा है, अगर मान लीजिए आप घोड़ा छोड़े और यहाँ पर चला आया, तो राजा बोल रहा है नहीं, हम आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हम नहीं मानते कि आपका घोड़ा आने से कहा ये जमीन आपका थोड़े हो जाएगा। तो ये राजा क्या कहेगा कि युद्ध करो तब हमसे। मतलब खुलेआम चुनौती है, मार झगड़ा करने का ये सबसे आसान तरीका होता है। कौन सा? अश्वमेध यज्ञ होता था कि पता है कि मार झगड़ा किससे करना है, तो अच्छा उससे, तो घोड़ा उधर ही छोड़ो उधर घोड़ा, तो जाएगा तो पकड़ेगा घोड़ा, कहेगा कि नहीं हम तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। घोड़ा छोड़ने का मतलब यही होता है कि एक राजा घोड़ा छोड़ा और दूसरे राज्य में चला गया, तो समझिए कि वो राजा अधीन है। अगर कुछ नहीं घोड़ा को किया तो राजा, इस राजा का क्या है, जिसने घोड़ा छोड़ा है वो अधीन है। मान लीजिए घोड़ा छोड़ा है, इसका घोड़ा है, और इस राजा के यहाँ चला गया, तो ये इसने, अगर इस राजा ने कुछ नहीं किया तो समझा जाएगा कि ये इसका पूरा साम्राज्य इतना में हो गया। अगर ये पकड़ कर कहेगा नहीं हम तुमसे युद्ध करेंगे, हम तुम्हारा अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, तो युद्ध करना पड़ता था। तो यही होता था अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ समझिए खुलेआम चुनौती होती थी मार झगड़ा करने का। तो इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया, यानी समझिए ठीक ठाक आसपास में इसकी थोड़ा वर्चस्व होगा, ताकतवर होगा, तभी ना। अश्वमेध यज्ञ कौन करवाएगा, कौन दूसरे से मार झगड़ा करने का सोचेगा? जिसके पास टाइम होगा, जिसके पास शक्ति होगा, वही ना। तो इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया। इसका बेटा के नाम था अग्निमित्र, ध्यान रखिएगा, अग्निमित्र, बेटा का नाम था अग्निमित्र। तो इसके समय 2 विदेशी आक्रमण हुए। एक मिनांडर ने किया था, मिनांडर, और एक डेमेट्रियस ने किया था, डेमेट्रियस ने किया था।
तो ये दोनों का फाइल निपटाने के लिए इसने अपना बेटा अग्निमित्र को दोनों को भेजा। दोनों का बढ़िया से एकदम फाइल निपटा दिया, मिनांडर और डेमेट्रियस का। दोनों को हरा दिया, विदेशी आक्रमणकारी थे, विदेशों से आक्रमण किए थे, तो दोनों को लोगों का फाइल बढ़िया से एकदम निपटा दिया। किसने? अग्निमित्र ने। और उसके बाद जब दोनों का फाइल निपटा दिया तो अब इसको तो पुष्यमित्र शुंग और अपने आप में हो गया कि देखो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, सबको जीते। उसके बाद मिनांडर और डेमेट्रियस को भी हरा दिए, जिसको मन उसको पीट पाट दे रहे हैं, यानी जिसको मन उसको, तो मन बढ़ जाता है ना जी। कहा जाता है ना कि धन का बढ़ाना ठीक होता है, मन का बढ़ना ठीक नहीं होता है। धन बढ़ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मन बढ़ जाएगा मतलब कुछ भी कर देंगे ना जी। मनचला कौन होता है? मनचला का मतलब क्या होता है? जो अपने मन के मति से चलता है, यानी मन किया तो सो गया, मन किया तो पढ़ लिया, मन किया तो पानी पी लिया, मन किया तो खाना खा लिया, मन किया तो दौड़े, नहीं मन किया जगह ही नहीं, दिन भर सोए रहे, यही होते हैं मन चले। मन चले का मतलब ये नहीं होता जो सड़क पर सिर्फ बदमाशी करते हैं वही मन चले नहीं होते हैं। मन चले इधर भी होते हैं, घर में भी होते हैं मन चले, बहुत सारे मन चले। मन चले का मतलब अपने मन के मति से जो चलते हैं। मन किया तो पढ़े, मन किया तो सो गए, मन किया तो खा लिए, यही मन चले होते हैं। यानी जो मन से, यानी अपने मन से चलता है। तो ये भी मन चले बन गए थे, अपने मन से अब चलने लगे थे। क्यों? क्योंकि शक्ति वृद्धि हो गया, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, 2 लोगों को इधर से पीट दिए बाहर वाले को। तो इसने आक्रमण कर दिया कलिंग पर। कलिंग का राजा खारवेल था, ध्यान रखिएगा। कलिंग का राजा खारवेल था, इसको ध्यान रखिएगा। ये याद है सम्राट अशोक ने भी कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग ने ऐसा इनको, देखिए कलिंग हारने को तो हार गया था, लेकिन जीता हुआ महसूस कर रहा था। क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक इतने बड़ा राजा, इतना छोटा कलिंग बहुत परेशान किया। लगभग 1.5 साल से 2 साल तक युद्ध चलने के बाद, दोनों तरफ के सैनिक मरने के बाद, तब ये कलिंग वाले हारे। यानी कलिंग जो सम्राट अशोक के समय ये सीख गए थे कि कैसे कैसे हथियारों का प्रयोग करना है, लड़ना कैसे होता है, अपने आप को बचाना, बहुत ताकतवर हो गए थे। ये देखने में छोटे लग रहे थे कि छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ताकतवर बहुत ज्यादा हो गए थे। अब पुष्यमित्र शुंग को ये पता नहीं था कि कलिंग जो है, कलिंग की राजधानी कहाँ थी जी? कलिंग की राजधानी हमने बताया था, आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएंगे कलिंग की राजधानी कहाँ है। कलिंग का जो राजा था खारवेल था। इसको पता नहीं था पुष्यमित्र शुंग को कलिंग कितना खतरनाक है। सम्राट अशोक को तो जैसे लोगों को तो युद्ध करने से मानता ही नहीं है, फिर हम किस खेत के मूली है। इसने क्या किया कि ये कलिंग से आक्रमण युद्ध कर लिया। कौन? पुष्यमित्र शुंग कलिंग से युद्ध कर लिया। और उसके बाद क्या किया होगा खारवेल? जम के पिटाई कर दिया इनका। पुष्यमित्र शुंग को भागना पड़ा वहां से, अग्निमित्र और पुष्यमित्र दोनों को भागना पड़ा अपने। फिर वापस पाटलिपुत्र पहुंचे। तब खारवेल ने क्या किया? खारवेल राजा था, इन दोनों का युद्ध हुआ तो इसने खारवेल ने हरा दिया पुष्यमित्र को। उसने के बाद क्या कहा खारवेल ने कि हमने इनको हराया है, इस बात को याद कैसे रखा जाएगा? तो इसने कहा कि हम अभिलेख लिखवाते। जो भी राजा जीतता था ना तो अभिलेख लिखवाते थे या सिक्का चलवाते थे। इसने बड़ा सा पत्थर पर पूरे राज्य में क्या किया, ये ढिंडोरा पिटवा दिया। हम क्या हुए हैं? पुष्यमित्रों को हराए हैं। पहले तो ढिंडोरा पिटवाया, उसके बाद बड़ा सा पत्थर पर एक लिखवाया लेख, जिसको हाथी गुफा लेख कहते, अभिलेख कहते हैं। हाथी गुफा अभिलेख कहते हैं। हाथी गुफा अभिलेख में क्या लिखवाया कि ये खारवेल ने किसको हराया है? पुष्यमित्र शुंग को। इसीलिए कहा जाता है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। खारवेल राजा का नाम है खारवेला लिखे हैं। खारवेल ने कौन सा अभिलेख लिखवाया था? हाथी गुफा अभिलेख खारवेल ने लिखवाया था। इसी ने क्या किया था? किसको हराया था? ये पुष्यमित्र शुंग को। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा से समझ में ये सब आ गया होगा क्या क्या हुआ है। पुष्यमित्र शुंग क्या था? ब्राह्मण था। और आपको वो क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है। कलिंग की राजधानी हमने बताया था कहाँ है। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, राजधानी पहला पाटलिपुत्र, दूसरा राजधानी मध्य प्रदेश विदिशा। इसने बौद्ध धर्म का सख्त विरोधी था। सांची और भरहुत स्तूप को दोबारा क्या किया था? पुनर्निर्माण करवाया था। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसके बेटा का नाम अग्निमित्र था और इसके बेटा ने 2 विदेशी शासकों को कराया था, मिनांडर और डेमेट्रियस को। मन बढ़ने के बाद क्या किया इन लोगों ने? कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग का खारवेल था राजा, जम कर पिटाई कर दिया। धुनाई जैसे रुआ का धुना जाता वैसे इनकी धुनाई कर दिया। और उसके बाद हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया। उसमें ये लिखवाया कि कैसे ये पुष्यमित्र शुंग को हराया है।
तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा और जल्द ही आप लोगों को मॉडल सेट मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा।